हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे थे रिगार्डिंग अवर अकाउंट्स। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सी कॉन्सेप्ट देखी है, चलो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या सीखा, बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन, दोनों भी अलग अलग होते हैं। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे, जब भी अकाउंटिंग करते तब तो हम लोग हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं। और हमने बोला इसी के लिए जब बिजनेसमैन पैसा डालता बिजनेस के अंदर तो उसे हम क्या बोलते हैं, बताना है, कैपिटल बोलते हैं। और ये कैपिटल आपकी लाइबिलिटी होंगी। क्यों लाइबिलिटी मानी जाती है ये? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि बिजनेस के लिए तो बिजनेसमैन ने जो पैसा डाला वो उसे पेबल होगा, वापस से देना बाकी दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए उसके वो क्या बनती है, लाइबिलिटी बन जाएगी। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखी, दैट वाज योर व्हाट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ने आपको क्या सिखाया, दोस ट्रांजैक्शन विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी रिकॉर्डेड फॉर। उन ट्रांजैक्शन को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो जिनको आप मेजर कर सकते हो मनी के अंदर, और जिन्हें आप मनी में मेजर नहीं कर सकते तो उन्हें आप रिकॉर्ड मत करना। ओके, दिस इज योर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद हम लोग आगे चले गए, आगे जाके हम लोगों ने कौन सी कॉन्सेप्ट देखी, बताना, कॉस्ट कंसेप्ट देखी। तो मुझे बताना व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट कंसेप्ट। तो हमने सीखा था जब भी कोई असेट एक्वायर करोगे तो वो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके, जो भी आप लोग असेट एक्वायर करोगे दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड एट व्हिच कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। और हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है एक्विजिशन प्राइस, मतलब जितने में एक्वायर किया उतने में आप लोग क्या करना, उसे रिकॉर्ड करना। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने आगे जाके और भी कुछ बातें देखी। हमने देखा था कि हमेशा आपके बैलेंस शीट में असेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नजर नहीं आती, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके वैल्यू में रिडक्शन होते रहता है। और किसकी वजह से रिडक्शन होगा, आपके यूसेज की वजह से रिडक्शन होता है, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन फिर काटने के बाद जो अमाउंट बचती वो आपकी क्या रहने वाली है, बताना। फिर बाद में आपकी बैलेंस शीट में उतनी अमाउंट दिखाई देने लगेगी। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलती है बच्चों, कि जो भी आप लोग अलग अलग मेथड फॉलो कर रहे हो या जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो अकाउंट्स में, दैट हैज टू बी फॉलोड ईयर बाय ईयर। ओके, आपने हर साल वही अकाउंटिंग पॉलिसी आपने ईयर बाय ईयर फॉलो करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपने एक अकाउंटिंग पॉलिसी करी है फॉलो, अगले ईयर में कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी करोगे, ऐसा चलता है क्या? तो ऐसा नहीं चलेगा। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने आगे जाके देखा था कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली आप लोगों को क्या इंडिकेट करती है, क्या बताती है? तो कंजर्वेटिज्म सेज दैट all anticipated losses should be recorded for, but anticipated gains must not be recorded। जो भी anticipated loss होगा, जो फ्यूचर में लॉस हो सकता, तो वो आपने आज ही रिकॉर्ड कर देना, बट फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये कौन सी कॉन्सेप्ट सिखाएगी आपको, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट सिखाएगी। मैं आपको बताया भी था ये कंजर्वेटिज्म आपको बस रोना सिखाती है। ओके, फिर इसमें हमने ये भी बात बोली कि इसकी वजह से, कंजर्वेटिज्म की वजह से आपकी जो इनकम होगी वो अंडरस्टेट होने लगेगी। अंडरस्टेट का मतलब होता है टोटल कम होना। तो इनकम कम दिखने लगेगी, असेट कम दिखने लगेगी, और लाइबिलिटीज मतलब जो लोगों को देना बाकी है वो ज्यादा दिखाई देने लगेगा। ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट, ड्यू टू योर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। फिर इसके बाद अब हम लोग आज थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आगे जाके एक और कंसेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, तो अगली कॉन्सेप्ट का हमारा नाम क्या है, बताना, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्लीज बी फोकस्ड, ये भी एक अच्छी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, ध्यान दो। अब बच्चों, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का बोलना क्या होता है, तो मैं यहां पे आपको शॉर्ट्स में नोट लिखा के दे दूंगा। तो यहां पे लिख रहा हूं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसका एक शॉर्ट में आपको मीनिंग बताता हूं।
गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलती है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग पीरियड तक चलता जाएगा। ओके, हमारा बिजनेस एक लॉन्ग टर्म तक चलता जाएगा। हमको ना तो कोई नेसेसरी है, ना तो हमें कोई इंटेंशन है हमारा बिजनेस को वाइंड अप करने का। ओके, मतलब आज मैंने कोई बिजनेस चालू किया तो मेरा अजम्पशन ये है, मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये बिजनेस मैं लॉन्ग टर्म तक चलाऊंगा। ओके, लॉन्ग टर्म तक मेरा बिजनेस चले, ऐसा मेरा इंटेंशन है। इसको बीच में ही बंद करना, साल 1.5 साल के बाद में इसे बंद कर देना, ऐसा मेरा जो इंटेंशन नहीं होता। तो ऐसे थिंकिंग को, ऐसी कॉन्सेप्ट को कौन सी कॉन्सेप्ट बोलोगे? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी आर अज्यूमिंग दैट our business will last for a long period of time। हमारा बिजनेस एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता जाएगा। इज दैट क्लियर? और हमारा ना तो कोई इंटेंशन है और ना ही हमें कोई जरूरी है या हमारी कोई जरूरत भी नहीं है बिजनेस को वाइंड अप करने की इन द नियर फ्यूचर। ओके, आसपास के फ्यूचर में धंधा बंद कर देना ऐसी हमारी कोई इच्छा भी नहीं है और ना ही हमारी कोई नीड है। तो बचो, इसको आप लोग क्या बोलते हो बताना? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलते हो। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में अजम्पशन होता है। तो क्या अजम्पशन होता है? फटक से बोलना। अजम्पशन इज दैट बिजनेस will be carried on for a long time, for a long period। ओके, मतलब हमारा जो बिजनेस है ये लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, ये हमारा यहां पे इंटेंशन होता है। और नो इंटेंशन काय का इंटेंशन नहीं है आपका इंटेंशन नहीं है टू वाइंड अप द बिजनेस। No intention to wind up the business। okay, to wind up the business in near future। okay, in near future मतलब हमारा फ्यूचर में ये बिजनेस बंद करना ऐसा कोई हमारा इंटेंशन ही नहीं। तो बच्चों, ऐसी कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या बोलते हो? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, मतलब हमारा बिजनेस एक लॉन्ग टर्म तक चलता जाएगा और हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को वाइंड अप करना। वाइंड अप बोले तो बंद कर देना। ओके, वाइंड अप द बिजनेस इन नियर फ्यूचर, आसपास के समय में, आसपास के फ्यूचर में धंधा बंद कर देना, ऐसा हमारा अगर इंटेंशन नहीं हो तो ऐसी कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या बोलेंगे? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलोगे। ओके, तो हमेशा याद रखना ये आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होगा। अब बच्चों, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की ही वजह से आप लोग डिफरेंशिएट कर पाते हो बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is possible because of this concept। okay, because of this concept। देखो, मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे यहां लिखने में बड़ी तकलीफ होती है, तो आप लोग ऐसे बिकॉज मत लिखना, आप लोग प्रॉपर स्पेलिंग में उसे लिख देना। ओके, तो आप एक समझ के लेना, डिफरेंशिएशन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। मतलब इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट कर पाते हो। एक बात याद दिलाना मुझे, हम लोगों ने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा या नहीं देखा? तो आपने बोलना सर देखा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या? जैसे फिक्स असेट परचेस करते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा? हमारा डे टू डे एक्सपेंडिचर। अगर तुम्हारी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, इसका मतलब आप नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद नहीं करने वाले, ऐसा इंटेंशन होगा तो हम लोग फिक्स असेट अलग और डे टू डे एक्सपेंसेस अलग ऐसा ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग ऐसा ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है
कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम तक मिलता, या मैं बोलूंगा जिस खर्चे का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, और जिसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म तक मिलता वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। ये सबको याद है? तो मुझे एक बात बताना, अगर तुम्हारा बिजनेस ही अभी नियर फ्यूचर में बंद हो जाएगा तो आपको कोई खर्चे का लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट कैसे मिल सकता? बात समझो। अगर तुम्हारा बिजनेस आप 1-1.5 साल में ही बंद कर दे रहे हो, शॉर्ट टर्म में बंद कर दे रहे हो, तो आपको कोई एसेट का या कोई आपने परचेस किया एसेट तो उसका लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा? क्योंकि आपका बिजनेस तो अभी बंद हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, इसका मतलब आपका बिजनेस अगर लॉन्ग पीरियड तक चलता जाएगा, अगर ये चीज वहां पे हो रही है तो ही आप लोग कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग अलग मान सकते हैं। कैपिटल उसको मानेंगे जिसका लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट, और रेवेन्यू उसका जिसको आपको शॉर्ट टर्म तक ही बेनिफिट मिलना है। और अगर ये कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा, तो बेटा एसेट परचेस करो या डे टू डे एक्सपेंडिचर करो, सारे एक जैसे ही होंगे। ओके, तो भले ही हम एसेट परचेस करें तो बेटा उसका थोड़ी लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका बिजनेस ही शॉर्ट टर्म का है, 1-1.5 साल का है, तो वो एसेट का बेनिफिट थोड़ी ना आपको उसके ऊपर मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम में जब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ना हो तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये कॉन्सेप्ट क्या होती है बताना, एप्लीकेबल होती है। ओके, ये और मैं समझा सकता हूं डिटेल में, बट आपको अभी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस पूरा नहीं पता। जब आपको और थोड़ा पता चल जाएगा तो मैं आपको वापस से इसे क्लोज बैक में, मतलब मैं आपको वापस से एक बार बता दूंगा कि भाई ये कैसे कैसे डिफरेंशिएट होता है, इसका और क्या रिलेवेंस होता है, ये और फ्यूचर में आपको पता चलेगा। फिलहाल इतना ध्यान में रख लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग जो कर रहे हैं डिफरेंशिएट, वो सिर्फ पॉसिबल किसकी वजह से होता है बताना, आपके गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से। अगर ये कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं तो ऐसा पकड़ के चलना, ये डिफरेंशिएशन भी नहीं हो सकता। ओके, अब आते हैं यहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, इट इज द बेसिक अजम्पशन दैट, ओके, हमेशा ये एक बेसिक अजम्पशन होता है। क्या बेसिक अजम्पशन होता है? बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, मतलब बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, मतलब चलता जाएगा बिजनेस। ओके, एंड इट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन फॉर फ्यूचर, और मतलब इसका ऑपरेशन फ्यूचर तक चलता रहेगा। ओके, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंसेस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। मैं जैसे बताया ना, असेट लाइबिलिटी ये जो आप इनको वैल्यू कर रहे हो, तो ये किससे अफेक्ट होता है? गोइंग कंसर्न से। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एंड अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये सब किससे अफेक्ट करता है? गोइंग कंसर्न से। डेप्रिसिएशन तो आपको मैंने बता दिया, क्या होता है डेप्रिसिएशन? असेट की वैल्यू में जो रिडक्शन होता है, जैसे मैंने लैपटॉप 60,000 का लिया, 1 साल बाद मैं आपको पूछ रहा हूं कि बेटा 60 में लोगे क्या, तो आप बोलते हो सर पागल समझे, हम 40 में लेंगे, क्योंकि रिडक्शन इन वैल्यू हुआ। तो ये जो रिडक्शन इन वैल्यू होता, इसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट बोलते हैं। वैसे ही ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? तो जो एक्सपेंडिचर आपने अभी तक पेड नहीं किया, जो एक्सपेंडिचर पेड नहीं किया उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब जो एक्सपेंडिचर आपको देना बाकी है, पे करना बाकी है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान के चलो आप लोगों का कोई पर्टिकुलर रेंट, या मेरा ही रेंट पकड़ के चलो, अब मेरा जो हॉल है तो वो हॉल मेरा अभी जैसा का वैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वहां का रेंट मेरा कंटिन्यूअसली आ रहा है। अब वैसे तो मैंने सब पे कर दिया हुआ रेंट, बट मैं बस आपको समझाने के लिए बोलता हूं, ऐसा मान के चलो जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैंने अभी तक पे नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ है, बट मैं बस आपको बता रहा हूं फॉर पर्पज ऑफ एग्जांपल। तो जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैंने उसका रेंट पे नहीं किया, इसका मतलब वो रेंट मुझे पे करना बाकी है। ओके, तो जो रेंट पे करना बाकी है, मतलब जो खर्चा देना बाकी है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, मेरे पास में एक एम्प्लॉय है, ठीक है,
अब वो जो एम्प्लॉई है उसको मैंने अभी तक पेमेंट ही नहीं किया, क्यों? पैसा ही नहीं था मेरे पास में। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने उसकी सैलरी पे आउट किया क्या? नहीं किया। तो एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस इज आउटस्टैंडिंग। जो एक्सपेंडिचर आपका पे करना बाकी होगा उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आई होप दिमाग में जा रहा होगा। दैट विल बी कॉल्ड एज योर व्हाट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस बोले तो क्या? जो आप एडवांस में आप लोग एक्सपेंसेस पे कर देते हो, ओके? मतलब फ्यूचर के एक्सपेंसेस आज ही पे कर देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब जैसे मेरे पास में मान लो अभी बहुत पैसा आ गया और मैं सोच रहा हूं कि यार रेंट वाले को अभी क्या करता हूं, रेंट अगले महीने का भी इसी महीने दे देता हूं, या आगे के 2 मंथ्स का रेंट मैं अभी पे कर देता हूं क्योंकि अभी मेरे पास में बहुत पैसा है, ओके? तो मैंने क्या किया, उसको फ्यूचर के 2 मंथ्स का आज ही पेमेंट कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड। देखो, पेड का मतलब पे किया और प्री का मतलब क्या? पहले। तो मतलब पहले ही पे कर दिया। अरे समझे कि नहीं समझे? कोई एक्सपेंडिचर आगे का था, मैंने उसको पहले ही पेमेंट कर दिया, तो वो आपका क्या बन के रह जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस बन के रह जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी होंगे, तो वो सारे जो उनकी ट्रीटमेंट की जाती है वो गोइंग कंसर्न की वजह से की जाती है। एक्रूड और अनअर्न्ड रेवेन्यू। एक्रूड मतलब क्या? जो रेवेन्यू आना बाकी है, आपको किसी से पैसे आने बाकी है तो वो एक्रूड रेवेन्यू बनेगा। अनअर्न्ड रेवेन्यू बोले तो क्या? जो फ्यूचर का रेवेन्यू आज ही मिल गया तो उसको बोलते हैं अनअर्न्ड, ओके? ठीक है, जो भी है ये सब चीजें आपको फाइनल अकाउंट्स में आएगी, है आपके सिलेबस में, वहां डिटेल में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, असेट्स आर जनरली वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हमने ये पहले भी पढ़ा है, असेट को काहे पे रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉपर्टीज को काहे पे रिकॉर्ड करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। और हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? जितने में एक्वायर किया उसको क्या बोलने का? हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलने का, ओके? एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इन शॉर्ट पीरियड इज इग्नोर्ड, ओके? तो ये सब चीजें जो है आप बस इतना याद रखो, गोइंग कंसर्न में आपको इतना यहाँ अच्छे से नहीं दिया गया है। आप जब सीए फाउंडेशन वगैरह के हिसाब से पढ़ोगे तो वहां पे आपको यही सब चीजें मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूं, ओके? ये रिलेवेंट चीज है। रिलेवेंट चीजें क्या है? गोइंग कंसर्न मतलब क्या भाई? आपका बिजनेस एक लॉन्ग टर्म तक चलता जाएगा, फ्यूचर तक चलता जाएगा। दूसरी बात, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को बंद करने का। और तीसरी बात, डिफरेंशिएशन बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की ही वजह से होता, ओके? तो ये हमने यहां पे सब देख के रखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद अच्छा सवाल है, अगर मैं आपको टेस्ट वेस्ट में पूछ लूं या आपके 11th के एग्जाम में ये आ जाए तो आप क्या लिखोगे? तो बेटा ये मेनली आप लोग देखो, ये जो मैं नोट्स लिखा रहा हूं ना, ये भी लिख दो तो काफी जबरदस्त काम होगा, बट थोड़ी बहुत वर्डिंग यहां से भी उठा ली तो भी चलता, ओके? तो देखो, आपको ऐसा कोई बहुत एक्सेसिवली या बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है। मैंने नॉर्मली जिन जिन लोगों के पेपर चेक किए थे अभी तक 2 टेस्ट में, तो आप लोग जैसा होना चाहिए बराबर वैसे ही लिख रहे हो। तो मैं और एडिशनली आपको कुछ करने के लिए नहीं बोलूंगा। हाँ, सिर्फ 1-2 लोगों के जो पेपर्स देखे थे उसमें जैसा अकाउंटिंग ईयर था, ओके? अकाउंटिंग ईयर में अगर आप बुक में पढ़ाओगे तो काफी सारे पॉइंट्स थे, है ना? जैसे इनकम टैक्स पर्पस के लिए, फिर कैलेंडर ईयर भी होता, बट हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च लेते, तो इतने पॉइंट कवर होने दो। ओन लैंग्वेज में आता कोई दिक्कत नहीं, ओके? लेकिन वो जो पॉइंट का कंटेंट है ना, कंटेंट आ जाना चाहिए, ओके? तो हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, जब भी थ्योरेटिकल, अब पहली बात तो एक आपको क्लियर करा दूं मैं, ये अकाउंट्स थ्योरेटिकल नहीं है, बट ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना बच्चों, इसमें कूट कूट के थ्योरी भरी हुई है। अब जब ये थ्योरी ही नहीं पता तो आप प्रैक्टिकल को कैसे टैकल कर पाओगे? काफी लोग होते डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जंप मारते कि भाई बच्चों को मजा आएगा। तो बेटा मजा है ना, मजे सब बाद में लेने, बट पहले ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हमको अच्छे से ग्रास्प हो गई, फिर तो भाई मजे ही मजे लेने। अकाउंट इतना एंजॉइंग सब्जेक्ट है जिसकी कोई हद नहीं, मजा आता है अकाउंट्स करने में, ओके? हाँ, बट प्रोवाइडेड आप क्योंकि कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ना चाहते हो तो ये सारी कॉन्सेप्ट भी तो पढ़नी पड़ेगी। क्यों, क्या, कैसे, मैं सबका रिलेशन वो जब प्रैक्टिकल करूंगा ना, तो ये जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हो, ये यहां जितनी आप चीजें पढ़ने वाले हो ना, मैं सबका आपको रेलेवेंस
कोरिलेशन करके बताऊंगा जब आप आपके एक्चुअल में प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे। और जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे तब मैं अगर ऐसा कोरिलेशन करूं तो तुमको भी समझेगा कि इसका सच में कितना रिलेवेंस होता है, ये जितनी अपन ने थ्योरी पढ़ी इसका कितना फायदा आगे होता है, ये तुमको अभी नहीं समझेगा, बाद में समझेगा। ओके, तो अब जैसे ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। अब काफी लोग होते हैं जो जब प्रैक्टिकल करते तब उनको सिखाया जाता है या वो सीखते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती, वहां पे ग्रास्प करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता। बट हम अगर राइट फ्रॉम बिगिनिंग ही वो सब चीजें पढ़ ले तो बस वहां पे देखो आपका काम कितना आसान होता है। बट खैर वो तो अब होती है, ये भी चैप्टर हमारा, इसके बाद में सब वही काम करना है। ठीक है, तो आई होप ये सबको दिमाग में गया होगा। दिस इज नथिंग बट योर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो बेटा गोइंग कंसर्न क्या बोलती, ये गोइंग कंसर्न बोलती कि ये अजम्पशन है कि अपना जो बिजनेस है ये एक लॉन्ग टाइम तक चलता जाएगा, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है इसको बीच में ही बंद करने का। ओके, ये है आपकी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, दैट इज either it is received or earned. Revenue are recorded only when sales are affected or the services are rendered. Sales revenue are considered as recognized when sales are affected during the accounting period, irrespective of the fact whether cash is received or not. Okay, तो बेटा ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना आपके लिए जरूरी होगा। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मेनली डील करती है इनकम के साथ। ओके, ये पहले आपको समझाना पड़ेगा, मेरे को ध्यान दो। ये जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली डील्स विथ व्हाट, तो ये डील करती है आपके इनकम के साथ। ओके, इनकम के साथ ये डील करती है। ठीक है, अब सवाल ये उठता इनकम को रिकॉर्ड कब करना, रिकॉर्ड बोले तो लिख के कब रखना। अब रिकॉर्ड तो आपको आई होप सबको याद होगा, रिकॉर्डिंग में जब भी बोलता हूं इसका मतलब लिखना होता है। अब वो कैसे लिखना मैंने बस एक बार आपको बताया था एंट्री के, जब मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि एंट्री कैसे मारी जाती है, तो बस उसको ही लिखना बोलते हैं, उसको रिकॉर्ड करना बोलते हैं। बट वो डिटेल में और भी हमको आगे देखना रहेगा। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो डील करती है आपके इनकम के साथ, ये पहले दिमाग में फिक्स कर दो। फिर दूसरी बात, इनकम को रिकॉर्ड कब करना चाहिए, कोई भी आपको अगर इनकम हो रही है तो उसे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना कब चाहिए, तो ये हम लोग सीखेंगे कहां पे, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में। क्या बोल रहा हूं मैं, आपको जो भी इनकम हो रही तो उस इनकम को रिकॉर्ड कब करना बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये आपको कौन सिखाएगा बताना, ये आपको आपकी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट सिखाएगी। ठीक है, ये कौन सिखाएगा आपको, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलती, इनकम को रिकॉर्ड कब करना, व्हेन इट इज रियलाइज्ड। ओके, व्हेन इट इज रियलाइज्ड मतलब जब आपको रियलाइज हुआ कि आपको इनकम हुई है तब उसको क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो, व्हेन इट इज रियलाइज्ड। तो रियलाइज्ड में दो पार्ट आ सकते हैं, रियलाइज्ड में दो चीजें आ सकती, या तो आपको इनकम रिसीव हुई, और मैं जब भी रिसीव बोलता हूं तो रिसीव का मतलब है मुझे कैश मिल रही है, कैश या बैंक जो भी है वो मुझे मिल रहा है। ओके, हमारा क्या चल रहा है मैं आपको वापस बताता हूं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट वी आर सीइंग ओवर हियर। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलती है, इनकम के साथ कैसे डीलिंग करना, ये कौन सिखाता, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट सिखाती। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इनकम को रिकॉर्ड कब करना पड़ता है, व्हेन इट इज रियलाइज्ड। जब आपको इनकम मिलेगी तब आप उसे जाके क्या करना, रिकॉर्ड करना। ये कौन सिखाता, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट सिखाती। अब रियलाइज दो टाइप से हो सकते हैं, या तो आपको रिसीव हो सकती है या फिर आपने अर्न किया होगा। ओके, या तो आपको रिसीव होगा या तो आपने अर्न किया होगा। रिसीव का मतलब है आपको कैश मिला, या तो आपको कैश मिलेगी या तो आपने अर्न किया होगा। अर्न बोले तो फिलहाल कैश नहीं मिली, कैश नॉट रिसीव्ड। ओके, कैश नॉट रिसीव्ड बट
इनकम इज फिक्स्ड, ओके, इनकम इज व्हाट, फिक्स्ड। तो बच्चों ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाती है कि भाई रेवेन्यू को, इनकम को कब रिकॉर्ड करना, जब ये रियलाइज होती है। और रियलाइज का मतलब क्या है, या तो रिसीव हुई, रिसीव का मतलब है आपको पैसा मिला, कैश मिली, और दूसरा या तो फिर जब वो अर्न होती है। अर्न का मतलब क्या, या तो आपको कैश नॉट रिसीव्ड बट इनकम इज फिक्स्ड, मतलब हमको कैश नहीं मिली बट हमारी इनकम हो गई, ये फिक्स हो जाता है, तब आपने उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ओके, तो इसे हम लोग जरा अच्छे से समझेंगे। देखो, मतलब आपको रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना पड़ेगा ये हम लोग अभी देख रहे हैं। अब मुझे एक बात बताना, जब भी हम सेल करते हैं तो सेल दो टाइप से हो सकते हैं। एक तो हमारा क्रेडिट सेल हो सकता, या तो हमारा कैश सेल्स हो सकता। ये सही है क्या? क्रेडिट सेल मतलब उधारी में सेल कर रहे हो, और कैश सेल बोले तो नकद, है ना, नकद में आप लोग सेल कर रहे हो। तो अगर आप क्रेडिट पे सेल करोगे तो सवाल है इसे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने कब रिकॉर्ड करना। मैंने किसी को सेल किया और वो भी क्रेडिट पे किया, उधारी पे किया, तो मैंने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में कब लिखना? तो याद रखो, व्हेन इट इज रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब या तो कैश रिसीव होती है या आपने अर्न कर लिया। अर्न का मतलब क्या है, कैश तो मिलती नहीं लेकिन हमारी इनकम तो फिक्स हो गई। अब एक बात बताओ, जब मैंने किसी को सेल किया, उधारी में सेल किया, तो उसी वक्त मेरी क्या हो जाती है बताना, इनकम फिक्स्ड हो जाती है। ओके, मेरी इनकम क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। वो बात अलग है कि सामने वाले ने कल चल के डुबाया तो बात अलग है, बट आज के डेट में तो मेरी इनकम फिक्स हो गई ना। मैंने आपको कोई गुड्स सेल कर दिया तो ये तो फिक्स हो गया ना कि मेरी इनकम होने वाली है। तो इसका मतलब मैंने क्या कर लिया, मैंने अर्न कर लिया। क्या अर्न कर लिया? इनकम अर्न कर लिया। तो इनकम अर्न कर लिया तो उसी वक्त उसको रिकॉर्ड करो। ओके, तो अगर मैं सेल क्रेडिट पे कर रहा हूं तो मैंने इनकम अर्न कर ली है। ओके, मैंने इनकम क्या कर ली है बताना, अर्न कर ली है, तो मैं उसे रिकॉर्ड उसी वक्त कर दूंगा, रिकॉर्ड एट दैट टाइम। तो उसी वक्त मैं क्या कर दूंगा, उसे रिकॉर्डिंग भी कर दूंगा। ओके, तो आई होप आपको समझ रहा होगा कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलती है, इनकम को कब रिकॉर्ड करना। तो कब रिकॉर्ड करते हैं हम लोग इनकम को, जब वो रियलाइज होती है। और रियलाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, या तो आपको रिसीव हुई कैश में, या तो आपने अर्न करी है। अर्न का मतलब क्या है, हमको अभी कैश तो नहीं मिली लेकिन ये फिक्स हो गया कि हमारी इनकम तो हो रही है, तो उसको बोलते हैं रियलाइज। तो जब क्रेडिट सेल करे तो हमारी इनकम वहीं पे क्या हो जाती है, फिक्स तो हो जाती है, तो हम उसको उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कैश सेल्स हुआ तो भाई तब तो पूछने की जरूरत नहीं, तब तो आपका इनकम रिसीव हो चुका है। ओके, इनकम आपका क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है। तो ये भी रिकॉर्ड कब होगा बताना, उसी वक्त रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड एट दैट टाइम। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द योर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो अब वापस पढ़ते हैं। एज पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। जब इनकम रियलाइज होगी तभी उसे क्या किया जाता है बताना, रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, और रियलाइज्ड का यहां पे उसने मीनिंग क्या बताया बताना, तो भाई रियलाइज्ड का मीनिंग बता है, इधर इट इज रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब है कैश में मिली, और अर्नड, अर्नड का मतलब क्या हो गया, अर्न का मतलब होता है कैश तो मिली नहीं, हाँ लेकिन ये फिक्स हो गया कि हमारी इनकम तो हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी कॉन्सेप्ट हुई है बताना है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड। रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करो जब आपने सेल अफेक्ट किया है। ओके, और द सर्विसेज आर रेंडर्ड, मतलब जब आपने सेल अफेक्ट कर दिया, तो भले ही आप क्रेडिट सेल कर रहे हो, कैश सेल कर रहे हो, तो जैसे सेल किया वो वैसे रिकॉर्ड कर दो, मतलब उसी वक्त रिकॉर्ड करो, मतलब एट द टाइम ऑफ सेल ही उसे रिकॉर्ड कर देना। व्हेन इट इज अफेक्टेड उसी वक्त रिकॉर्ड कर देना। तो इसको क्या बोलते बताना, व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड, तो उसी वक्त उसे क्या कर दो, रिकॉर्ड करने लग जाओ। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, भले ही फिर कैश मिलो नहीं मिलो उसे रिकॉर्ड कर देना।
सर्विसेज के भी केस में वैसे ही होगा। जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं, ओके, तो मैं सर्विसेज रेंडर कर रहा हूं, तो मैंने आपको टीचिंग कर दी। अब भले ही आपसे मुझे पूरे पैसे बाद में मिलेंगे, बट मैं फिर भी इसे मेरा रेवेन्यू बता दूंगा। जो मुझे आपसे फ्यूचर में भी पैसे आएंगे तो मैं उससे तो क्या बता दूंगा, मेरा रेवेन्यू बता दूंगा, क्योंकि मैं तो क्या कर रहा हूं, सर्विसेज रेंडर कर रहा हूं। ओके, तो ये कौन सी कॉन्सेप्ट होती है बताना, आपकी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होगी। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है वो भी देख लेते हैं। A company gets an order for sale of goods for ₹1 lakh. एक कंपनी को सेल करने का ऑर्डर मिला 1 लाख का इन मई 2017। गुड्स ऑफ ओनली 60,000 आर सोल्ड। ऑर्डर आपको 1 लाख का मिला, बट आपने सेल कितना किया, सेल तो सिर्फ आपने 60,000 का किया। ओके, सोल्ड एंड डिलीवर्ड इन जून 2017। कैश इज रिसीव्ड फॉर 60,000। अब बात तो सीधी है, आपने 60,000 का सेल किया तो आपको कैश भी कितनी मिली बताना, 60,000 मिली। As per the principle of realization, sale is to be recorded in June 2017। देखो, हमको ऑर्डर मिला कब, ऑर्डर मिला मई में, कितने का, 1 लाख का। तब रिकॉर्ड करते क्या, नहीं, जब सेल होगा तब रिकॉर्ड करेंगे। ऑर्डर मिलना इज नॉट इक्वल टू योर सेल्स। आज मेरे को ऑर्डर मिल रहा तो यहां मेरा रेवेन्यू बुक नहीं हुआ, जब मैं सेल करूंगा तब जाके मेरा रेवेन्यू बुक होने वाला है। गुड्स ऑफ ओनली 60,000 आर सोल्ड एंड डिलीवर्ड इन जून 2017। ओके, सेल कब हुआ, जून में हुआ, तो देखो सेल्स अफेक्ट हो गया जून में, तो रिकॉर्डिंग कब करनी चाहिए, जब सेल होगा तब करना चाहिए, एट दैट टाइम। एट दैट टाइम का मतलब क्या है, व्हेन सेल्स इज अफेक्टेड। ओके, एट दैट टाइम का मतलब क्या होगा, व्हेन सेल्स अफेक्टेड। तो इसका मतलब जब आपका सेल्स होगा तो उसी वक्त आप लोग क्या करने वाले हो, उसे रिकॉर्ड कर दोगे। ऑर्डर की डेट पे करते क्या, नहीं। कैश रिसीव्ड की डेट पे करते क्या, नहीं। अगर तुमको समझ रहा होगा तो इस एग्जांपल में ऑर्डर कब का है बताओ, ऑर्डर है मई का, सेल कब हुआ, जून को, और अपने को सेल के बदले में कैश कब मिल रही, सितंबर को। ओके, तो सवाल है ये तीनों में से कब आपको सेल रिकॉर्ड करना चाहिए, ऑर्डर मिलने पे करना चाहिए, या सेल की डेट को करना चाहिए, या जब कैश मिली तब करना चाहिए। तो याद रखना, जब आपने सेल किया तब जाके आपने उसे लिखना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, ना तो ऑर्डर की डेट पे, ना तो जब कैश मिली तब, जब आपने सेल किया उसी वक्त उसको रिकॉर्ड कर दो। कैश सेल्स की बात अलग होती है। कैश सेल्स में क्या होता, हम लोग झटकापट सेल भी कर देते, उसी वक्त कैश मिलती, मतलब सेल तो उसी वक्त हो रहा है ना, तो वहां पे सेल के ही टाइम होता है। तो बस एक दिमाग में रखो, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब आप सेल करोगे तभी आपने उसे रिकॉर्ड भी करना चाहिए। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, उसके बाद बच्चों, अगर तुमको समझ रहा होगा, आज के दिन हमने अभी तक 2 कॉन्सेप्ट देख लिए। कौन से 2 कॉन्सेप्ट देखी हमने, एक देखा हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ने आपको क्या सिखाया भाई, गोइंग कंसर्न सिंपली एक ही बात बोलती है कि आपका बिजनेस एक लॉन्ग टर्म तक चलता जाएगा, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है और ना ही हमें कोई जरूरत है हमारा बिजनेस बंद करने की। ओके, और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो आप डिफरेंशिएट करते हो ना, वो किसकी वजह से हो पाता है, आपके गोइंग कंसर्न की वजह से। इसका रीजनिंग अब भी नहीं समझेगा, जब हम बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमने सीखी है। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाती कि भाई इनकम कब रिकॉर्ड करना है, जब आपको रियलाइज होती है। ठीक है, भले ही वो आपको रिसीव्ड हुई हो या फिर आपने अर्न की हो, रिकॉर्ड कर दो। जब सेल किया उसी वक्त उसको रिकॉर्ड करना, कैश आएगी कब जाएगी इसका वेट मत करो, रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, दिस वाज योर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है बच्चों आपकी एक्रूवल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सी बताना, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। आई होप आपने नाम सुना होगा, सुना तो लगना चाहिए भाई। ओके, क्योंकि हमने इसमें तो पूरा टाइम वेस्ट किया था, टाइम तो हमने डाला था इसके अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्रूवल कॉन्सेप्ट, याद करो, मैं आपको इसके पहले बता चुका हूं। हमने एक टॉपिक किया था क्या, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, याद करना। हमने देखा था एक पार्ट, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग।
मतलब अकाउंटिंग करने के क्या क्या सिस्टम्स है ये हमने देखे थे। तो ये निकले थे 3, एक निकली थी कैश सिस्टम, एक थी एक्रूवल सिस्टम जिसे आप लोग मर्केंटाइल भी बोलते थे, याद है सबको? इसे हम लोग और क्या बोलते थे बताना, मर्केंटाइल बेसिस भी बोलते थे। और तीसरा था आपका हाइब्रिड सिस्टम। ओके, तो ये 3 आपके सिस्टम थे जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके थे। ओके, तो एक्रूवल में, अच्छा कैश सिस्टम में हम लोग क्या देखते थे, जब कैश आएगी या पे होगी तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो। ये कहां सीखा था आपने? ये आपने कैश सिस्टम में सीखा था। एक्रूवल या मर्केंटाइल में हमने क्या सीखा, कैश आएगी जाएगी वेट मत करो, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ वैसे आपने रिकॉर्ड कर देना, दैट्स इट। ये हमने देख के रखा था। फिर आपने देखा था हाइब्रिड सिस्टम। तो बेटा हाइब्रिड सिस्टम के हिसाब से क्या है, जो रेवेन्यू होगा वो हम कब रिकॉर्ड करते, जब वो एक्चुअली रियलाइज्ड होगा, मतलब जब रिसीव होगा। बट एक्सपेंडिचर को आप रिकॉर्ड कर देते हो जब इनकर होता है तब, भले ही आपने पेड नहीं किया तो भी उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये हाइब्रिड मेथड थी। तो ये एक्रूवल का ही यहां पे उसने थोड़ा सा जिक्र किया है। तो क्या बोलता है, इनकम रिकॉर्डेड व्हेन इट एक्रूज। एक्रूज का मतलब है अर्न, और अर्न का मतलब मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है। मतलब क्या होता अर्न का, आपको कैश नहीं मिलती बट ये फिक्स हो जाता कि आपको इनकम मिलने वाली है। ओके, तो इसको बोलते हैं अक्रूज या अर्न। ओके, एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अक्रू, मतलब जब वो एक्सपेंसेस देने बाकी हो जाएंगे, जब आपने खर्चा किया, इनकर किया, उसी वक्त आपको क्या होना पड़ेगा, आपको उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, तो एज पर एक्रूवल कॉन्सेप्ट, जैसे ही इनकम अक्रू होती, मतलब ये फिक्स हो गया कि आपको इनकम होगी, तब आप उसको रिकॉर्ड करो। और एक्सपेंसेस को भी तभी रिकॉर्ड कर दो जब आपके एक्सपेंसेस होंगे, ऐसा आपको पता चल जाए। ओके, ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर टू बी कंसिडर्ड irrespective of the fact revenue are received in cash or not। मैं आपको बोलता था ना, भले ही आपको कैश मिलो ना मिलो, आपने उसे रिकॉर्ड कर देना। कैश आएगी जाएगी वेट मत करो, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ वैसे उसको रिकॉर्ड कर देना। ये कौन सिखाता है? एक्रूवल कॉन्सेप्ट सिखाती है। तो देखो वही बोला है, ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। बोलो अकाउंटिंग पीरियड कहां से कहां तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 12 महीने का होता है अकाउंटिंग पीरियड। हम यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च ही पकड़ते हैं, है ना? तो जो भी आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यू रहेंगे वो आपने कंसिडर करने चाहिए irrespective of the fact that the revenues are received in cash or not। भले ही आपको ये रेवेन्यू कैश में मिलो ना मिलो, भले ही एक्सपेंसेस कैश में पे हो ना हो, उसे आपने रिकॉर्ड कर देना चाहिए। ओके, जैसे एग्जांपल में दिया उसने, a company invested rupees 1 lakh with a bank for 1 year on 1st October 2015। मतलब एक कंपनी है, उसने 1 लाख रुपीस बैंक में डाले। बैंक हैज टू पे इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन मैच्योरिटी दैट इज 30th सितंबर। तो बैंक को उस पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 10% से। तो इसे हम लोग तो तभी रिकॉर्ड कर देते हैं। ओके, अब ये ज्यादा डीप में इसके अभी नहीं जाते, क्योंकि सिर्फ आपको अभी इतना समझना जरूरी है जो मैंने आपको शायद अकाउंटिंग सिस्टम में बहुत डिटेल में समझा है। अगर थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है मेमोरी से बाहर जा रहा है, तो आप इसका लेक्चर जरा सा देख के रखना। ओके, तो फिर आपको और ज्यादा क्लियर पिक्चर आएगा। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स। तो इतने हमने ये सारे क्या देख रखे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स दे रखे। ठीक है, अब इसके बाद की और कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारी बाकी रहेंगी, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।